गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य अभी कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल याद रखेंगे, ये भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अगले 25 सालों के विकास को दिशा देने वाली एक व्यापक शहर नीति का मसौदा तैयार किया और उसे भी मंजूरी भी दे दी है। तो इस नीति का उद्देश्य है 2050 तक केरल के शहरों को रहने लायक, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। अनुमान है कि 2050 तक केरल की 80% से ज्यादा आबादी शहरी हो जाएगी। तो अब शहरों का विकास बिना योजना के नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सुनियोजित तरीके से होगा। इस नीति के तहत अच्छे घर, कचरा प्रबंधन, सुरक्षित परिवहन और सभी वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएगी। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था कि केरल बुजुर्गों के लिए अलग से बजट लाने वाला भी पहला राज्य बना था। अब बात केरल की चली रही है तो आपको ले चलते हैं केरल। ये रहा मैप में केरला। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम हो गई। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल हो गया। पुष्प है कोन्नी कोना। वृक्ष है नारियल का। फल है कटहल। मछली है ग्रीन क्रोमाइड। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क मिलेगा। पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे। एरविकुलम नेशनल पार्क है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। इडुक्की डैम है पेरियार नदी पर। क्लासिकल डांस यहाँ का कथकली है, मोहिनीअट्टम है। और क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई है। कुछ फेस्टिवल्स देखे यहाँ से तो ओणम हो गया, त्रिशूर पूरम हो गया, टुकल पोंगल हो गया, मकर विलक्कू हो गया, विशु उत्सव हो गया। पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया था यहाँ पे। एक बार एग्जाम में प्रश्न आता है, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? विशु उत्सव। और केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरमंडल तट कहते हैं। केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमाला टेम्पल भी आपको मिलेगा केरल में ही। कुछ और प्रश्न देखते हैं केरल से। तो हमने पढ़ा था केरल की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल किया गया। औषधीय पौधे आरोग्य पक्ष की खोज करने वाले कट्टीमथन कानी का निधन हो गया, केरल से थे। मत्स्य शक्ति परियोजना यहाँ पर शुरू हुई। भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया था केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल के वायनाड जिले के कल्लेपट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 अभी दिया गया था शारदा को। केरल सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। मलयालम सिनेमा का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इसको कहा जाता है, जेसी डेनियल पुरस्कार। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने भारत विस्तार एआई टूल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान ने। और आपको याद दिला दूं, अभी बजट में हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एआई पर आधारित कृषि प्लेटफॉर्म भारत विस्तार को जल्दी लॉन्च करने का ऐलान किया था। और अभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे अभी लॉन्च कर दिया। कहां पर? राजस्थान के जयपुर में। भारत विस्तार एआई टूल है ये। विस्तार की फुल फॉर्म भी है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। तो आप कह सकते हो ये एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये किसानों को एक ही जगह पर जरूरी और भरोसेमंद जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। इसमें किसान अपनी भाषा में खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी उनको चाहिए वो ले सकते हैं। और इसमें भारती नाम का एक एआई वॉइस असिस्टेंट होगा जो आपसे फोन पर बात करेगा। हेल्पलाइन नंबर दिया है 155261, इस पे आप डायल करोगे तो यहाँ पे आपकी बात होगी। तो इसमें किसान, मैंने आपको बताया, खेती से जुड़ी जो भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, मौसम का पूर्वानुमान उनको जानना हो या खेती से जुड़ा कोई भी उनका प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो वो यहाँ से उनको मिल जाएगी। बजट में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस परियोजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो भारत विस्तार एआई टूल, इसको शिवराज सिंह चौहान ने अभी लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इसी तरह से एप्लीकेशन पोर्टल वाले प्रश्न बनते हैं आपके, मैं आपको वो रिवाइज करवाता हूँ। एक हमने पढ़ा था सभासार वेब पोर्टल, पंचायती राज मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने योगेश बावेजा, इन्होंने प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया था। प्रतिभा सेतु पोर्टल को यूपीएससी ने। आदिवाणी एप्लीकेशन को जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया था। यह भारत का पहला एआई आधारित ट्रांसलेटर है। उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च हुआ था। और कपास किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया था हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने। भारतीय पहल को लॉन्च किया था एपिडा ने। रेरा पोर्टल को आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया था। और इंडिया मार्केट एक्सेस पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया। ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
और एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। ये एप्लीकेशन एआई पर बेस्ड है, जिसे स्टूडेंट के सुसाइड्स को रोकने के लिए बनाया गया है। द्रव्य पोर्टल को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया था और मोदी जी ने मुंबई में मुंबई वन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। तो अभी इंडियन वुमेन क्रिकेटर टीम की जो स्टार ओपनर है स्मृति मंधाना, और अभी इन्हीं को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इतना सा ही आपको याद रखना है। इनके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को चुना गया और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड दिया गया प्रीतिपाल को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम तो ये स्मृति मंधाना वाला ही है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 सम्मान मिला है स्मृति मंधाना को। अच्छा, स्मृति मंधाना से 2-4 प्रश्न मैं आपको और करवाऊं। तो अभी हमने पढ़ा था सबसे तेज भारतीय वनडे शतक पुरुष और महिलाओं में दोनों में मिलाकर के सबसे तेज भारतीय वनडे शतक बनाने वाली बनी थी स्मृति मंधाना। कितना तेज? 50 गेंदों में बनाए थे इन्होंने शतक, जबकि विराट कोहली के नाम ये रिकॉर्ड 52 गेंदों पे था। और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 प्लस वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम आया। ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी थी। और स्मृति मंधाना वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई भी बनी थी। दुनिया में ऐसा करने वाली वो दूसरी है, पहली सूजी बैट से न्यूजीलैंड की। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय और विश्व स्तर पर ऐसा करने वाली चौथी महिला बनी थी स्मृति मंधाना। और आज हमने स्मृति मंधाना से क्या प्रश्न पढ़ा? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान उनको मिला है स्मृति मंधाना को। अच्छा, आप मुझे बताना, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क प्रश्न दे रहा हूँ। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था, कौन सा एडिशन हुआ था, किसने जीता है, किसको हराया है, ये बातें आप बताओ। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए? तो आंसर होगा मिस्र। तो अभी पुरातात्विदों ने इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में स्थित शाही मकबरों में तमिल ब्राह्मी शिलालेखों की खोज की है। यहाँ लगभग 30 प्राचीन भारतीय शिलालेख मिले हैं, जिनमें से अधिकांश तमिल ब्राह्मी लिपि में है और कुछ संस्कृत और कुछ प्राकृत भाषाओं में है। ये शिलालेख नील नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग्स में 6 अलग अलग मकबरों की दीवारों पर मिले हैं। तो ये शिलालेख पहले से 3री शताब्दी के हैं, जो संगम युग के दौरान इंडो रोमन व्यापार का समय था। तो ये खोज क्या बताती है कि प्राचीन तमिल व्यापारी केवल मिस्र के बंदरगाहों तक ही नहीं सीमित थे, बल्कि वे मिस्र के भीतरी इलाकों तक व्यापार और यात्रा के लिए गए थे। कहाँ पर? मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। तो इजिप्ट में भी आपको लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में इजिप्ट। कैपिटल काहिरा होती है, करेंसी है मिस्र पाउंड, प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। हमने मिस्र के साथ एक एक्सरसाइज किया था, मिस्र के साथ इजिप्ट के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं, साइक्लोन एक्सरसाइज। अभी 2025 में जो किया था वो कहाँ पर किया था? राजस्थान में। और एक और एक्सरसाइज होता है, लेकिन वो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय अभ्यास है, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। कहाँ पर हुआ था? इजिप्ट में ही। और कुछ समय पहले अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। अच्छा, ब्रिक्स में भी तो शामिल हो गया है इजिप्ट, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो अब IIT बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ में मिलकर के अभी सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया है। तो ये केंद्र पुरानी मशीनों को AI से जोड़ेगा, डेटा गुणवत्ता सुधारेगा और वास्तविक समय में फैसले लेगा। फायदा क्या होगा? इससे फैक्ट्रियों में दक्षता बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और MSME को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको ताकत मिलेगी और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। तो इसने किसके लिए, मतलब सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपस में किन ने समझौता किया? तो एक तो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, पूछ सकते हैं उसने किस IIT के साथ समझौता किया? इसके लिए IIT बॉम्बे। अब इसी तरह से कुछ IITs न्यूज़ में रहे थे, मैं आपको रिवाइज कराऊं तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने IIT मद्रास में अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की थी। और जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी हुआ था। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर ने मिलकर के जारी किया था। इसमें टॉप पे पटना जिला रहा था।
और किस आईआईटी ने एआई संचालित शिक्षण एप्लीकेशन ट्यूटॉस को लॉन्च किया था? आईआईटी पलक्कड़। एनआईआरएफ 2025 के ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। और शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने किस देश में पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र शुरू किया? यूएई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट मॉडल को लॉन्च किया। आईआईटी भिलाई ने एक क्रांतिकारी स्मार्ट पॉलीमर पदार्थ विकसित किया जो स्मार्ट विंडो कोटिंग के रूप में कार्य करता है। और किस आईआईटी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की? आईआईटी खड़गपुर। भारतीय डाक ने जेनजी की थीम पर आधारित अपना पहला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला। स्तन कैंसर का समय रहते पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया। ये मैंने आपको ऊपर बताई दिया एनआईआरएफ वाला। और आईआईटी पटना में परमरुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया। ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर बना। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक एआई सिस्टम बनाया। आइला मतलब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ये प्रश्न भी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, ध्यान रखना। भारत का पहला आईआईटी कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर है। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में होनी चाहिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रसन्ना कुमार को। तो याद रखेंगे, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं प्रसन्ना कुमार दास। 74 नंबर के इसके प्रेसिडेंट बने हैं। 2026-27 के लिए इनको नियुक्त किया गया है, प्रसन्ना कुमार दास। अब नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति से ही कुछ और नियुक्तियां मैं आपको मतलब रिवाइज कराता हूँ। अभी मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे राजकुमार गोयल। कॉल इंडिया के सीएमडी बी साईराम। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कलिकेश सिंह देव। ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था 1 साल के लिए। सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने विवेक चतुर्वेदी। इंटरपोल के प्रेसिडेंट बने लुकास फिलिप, फ्रांस से हैं। और इंडिया वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के नए कोच बने सैंटियागो नेवा। वर्ष 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बने ज्ञानेश कुमार। आइडिया मतलब हो गया इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नासा के नए चीफ बने 15वें नंबर के जारड साकमैन। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बरहम सलाह। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने जस्टिस विक्रमनाथ। और भारत की पहली एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं विजय कलंत्री। और इस एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई में है। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलोवकिन बने, कजाकिस्तान से हैं ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एनाबेल सदरलैंड को। तो पहले तो याद रखना, ये जो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है ना, ये ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। या यूं कह दो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेहतरीन महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है ये। और अभी ये एनाबेल सदरलैंड को ये बेलिंडा क्लार्क अवार्ड दिया गया। और हम यूं भी कह सकते हैं सदरलैंड ने लगातार दूसरे साल, एक तो 2025 में और लगातार दूसरे साल यानी कि 2026 में ये सम्मान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर है, हमने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट महिला प्लेयर को ये दिया जाता है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। यही प्रश्न आता है एग्जाम में कि अभी बेलिंडा क्लार्क अवार्ड किसको दिया गया। ठीक है, तो एनाबेल सदरलैंड नाम याद रखेंगे। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में टॉप पर कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा भारत। एशियन राइफल एंड पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 यह भी 2 से लेकर 14 फरवरी तक हुआ था। इसका 17वां एडिशन था ये। कहाँ पर? भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली का जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है वहां पर इसका आयोजन होता है। लगभग 17 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और भारत ने टोटल 94 मेडल जीते और इसके साथ मेडल टैली में भारत पहले स्थान पर रहा। गोल्ड हमारे पास 51 आए, सिल्वर 23 हैं, ब्रॉन्ज हैं 20, टोटल 94 मेडल है हमारे पास। पहले पे भारत है, दूसरे पे कजाकिस्तान हो गया, तीसरे पे उज्बेकिस्तान रहा। इसका जो लास्ट एडिशन है ना 2025 में जो हुआ था 16वां एडिशन, वो कजाकिस्तान में ही हुआ था, जो इस बार लिस्ट में दूसरे स्थान पे रहा। अच्छा, शूट एक तो याद रखना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इनने पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना था लियू युकुन को, चाइना से हैं, और महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना था यांग जी इन को, साउथ कोरिया से हैं। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इसको होस्ट किया था भारत ने ही। मंत्रालय में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
और शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 में जो होगा और शूटिंग वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 में जो होगा उसकी मेजबानी करेगा भारत। और ये भी ध्यान रखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया था? अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध शूटिंग से ही है। और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1951 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, प्रेसिडेंट थे कलिकेश सिंह देव और इसके जो फाउंडर थे या पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे जीवी मावलंकर। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1907 में। हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी और प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी जो इटली से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। तो हर साल 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन टूरिज्म को टिकाऊ बनाने और टूरिज्म की इंपॉर्टेंस बताने के लिए मनाया जाता है। थीम है टूरिज्म रेजिलियंस इन एक्शन फ्रॉम क्राइसिस रेस्पॉन्स टू इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी तरह से आपको याद है वर्ल्ड टूरिज्म डे भी होता है, वो 27 सितंबर को होता है। और नेशनल टूरिज्म डे जो होता है वो 25 जनवरी को होता है। अब डे वाला प्रश्न है तो अभी देख लेते हैं फरवरी में कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया था। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे जो कि फरवरी के दूसरे मंगलवार को होता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो फरवरी के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट दिवस हैं, ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी इनकी क्विज और पीडीएफ आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाती है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय ये कहाँ पर स्थापित होगा? मथुरा। फिर पूछा केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत मेडिकल मदद के लिए एक योजना शुरू की, कौन सी है? प्रधानमंत्री राहत योजना। हेरात पोस्ट त्योहार मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये शुरू हो चुका है नई दिल्ली में। देश के पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम को कहां पर लॉन्च किया गया? गुजरात। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां किया? असम में। और वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी के साथ भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया, कहां पर शुरू हुआ ये? गोवा। और इंडियन आर्मी इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 के कौन से संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो आंसर होगा पहला। उसके अलावा डेविड जे फार्बर का भी निधन हो गया। उन्हें किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता था? इंटरनेट का जनक या ग्रैंड फादर ऑफ द इंटरनेट उनको कहा जाता था। और आखिरी प्रश्न था 2026 फिडे फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप को किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा आर्मेनिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।